आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही मज़ेदार है। एग्जामिनेशन में इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और ये टॉपिक यार बहुत आसान है क्योंकि इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 05, जिसके अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं मिलके, आप और हम, रिलेटिव प्रोनाउन की। आप समझोगे, मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझाऊंगा और आज के लेक्चर के बाद आप रिलेटिव प्रोनाउन को ऐसे याद रख लोगे। इट्स लाइक कहते हैं ना मक्खन की तरह या दाल भात की कवर की तरह, जो है आप इसे हमेशा याद रख पाओगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिलेटिव प्रोनाउन जो टर्म है, ये टर्म आया कहाँ से और इस प्रोनाउन के इस टाइप को रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं। देखो, जो रिलेटिव शब्द लिया गया है वो लिया गया है रिलेशन से, और रिलेशन का मतलब होता है संबंध बताना। रिलेशन का जो मतलब होता है, रिलेशन का मतलब संबंध बताना होता है, संबंध बताना। या यूं कह लो कि जब आप संबंध बताते हो तो दो चीजों को कनेक्ट करते हो या दो से ज्यादा चीजों को कनेक्ट करते हो, उनको जोड़ते हो। तो ये जो प्रोनाउन का टाइप है, ये प्रोनाउन का टाइप क्या काम करता है? ये संबंध स्थापित करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। क्या काम करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। और किन चीजों को कनेक्ट करता है वो भी आपको समझना है। ये क्या काम करता है? दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। अच्छा, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को क्यों कनेक्ट करता है? दो सेंटेंस जब आपको इंडिपेंडेंट देखने को मिलते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस में आपस में किसी ना किसी तरीके का कनेक्शन होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को अलग अलग लिखने के बजाय एक सेंटेंस के अंदर लिखना ग्रामरियर ने उचित समझा। इसी वजह से इस तरीके के प्रोनाउन का इजाद किया। ये जो टाइप है कंजंक्शन का, इसी वजह से इसको कनेक्टर भी बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन होने के साथ साथ कंजंक्शन भी है। क्या है? कंजंक्शन भी है, क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है तो इसे कंजंक्शन भी बोलते हैं। कंजंक्शन का जो टॉपिक है वो आपका आने वाले टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, और कंजंक्शन का बेसिकली जो काम होता है वो काम ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करने का करता है। ये कनेक्ट करता है वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, सेंटेंस को सेंटेंस से, क्लॉज को क्लॉज से। और इसी कंजंक्शन का एक टाइप आप रिलेटिव प्रोनाउन यहीं पे पढ़ रहे हो, जो प्रोनाउन से भी संबंधित है। इसको नाम ही रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन डिटेल में हम यहां पे पढ़ेंगे। अब जैसा कि नाम है रिलेटिव, तो ये रिलेट करने का काम करेगा, ये कनेक्ट करने का काम करेगा, तो ये कंजंक्शन भी होगा, साथ में ये प्रोनाउन है। जैसे मैं बात करता हूं, ये रिलेट करने के साथ साथ, कनेक्ट करने के साथ साथ प्रोनाउन का भी रोल प्ले करेगा। प्रोनाउन का रोल प्ले करेगा तो इसका ये मतलब है ये नाउन को रिप्लेस करेगा। किसको रिप्लेस करेगा? नाउन को रिप्लेस करेगा। बस इतनी छोटी सी बात है यार, लेकिन इसके एप्लीकेशंस थोड़े से ज्यादा हैं। इन पे बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े गहराई से पूछे जाते हैं। तो इसका एप्लीकेशन, इसी बात का एप्लीकेशन थोड़ा डेप्थ में आपको समझना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है एग्जाम्पल के माध्यम से कि जो ये बात हमने आपको कही, ये बात आसान भाषा में कैसे एग्जाम्पल्स में दिखाई देता है। तो मैं आपके सामने पहले दो सेंटेंसेस रख के उसे पढ़ना चाहूंगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, राखी कॉल्ड रजत, राखी ने रजत को बुलाया। अगला सेंटेंस हमने लिखा, ही फॉरगेट द लाइब्रेरी बुक्स, वो किताबें लाना भूल गया। राखी ने रजत को बुलाया, हमने बोला एक बात, राखी ने रजत को बुलाया। अब बात ये आती है, ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन रजत के लिए आया हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस दूसरा सेंटेंस है। क्या है? ये दूसरा सेंटेंस है। ये सेंटेंस हमने अलग से लिखा, ये सेंटेंस अलग से लिखा है। ही फॉरगेट द लाइब्रेरी बुक्स। तो ग्रामेरियन को लगा यार ये दो सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस बना रहा है, रादर देन हम इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रिएटिविटी तो देखो सबको आती है, ग्रामेरियन को भी क्रिएटिविटी आ गई, और क्रिएटिविटी आ गई तो उन्होंने क्या काम किया? इस चीज को कंबाइन कर दिया। जब इस चीज को कंबाइन करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि इसके वेरियस एप्लीकेशंस बन सकते हैं, जब भी इन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया जाना स्टार्ट किया गया, उसमें यह देखा गया कि कई बार क्या हुआ, आपको कनेक्ट करते वक्त सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, कई बार आपको कनेक्ट करते हुए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, कई बार जो है पॉजेसिव केस की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? पॉजेसिव केस की। कई बार यह देखा गया कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ा। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो इनिशियल तौर पे बनाई गई, इस तरीके के टर्म क्वाइन किए गए, और ये क्वाइन किया गया
कि जब भी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी हम हु जैसा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। जब हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम जो इस्तेमाल करेंगे वो whom का इस्तेमाल करेंगे। जब हमको पॉजेसिव केस की जरूरत पड़ेगी तो हम whose का इस्तेमाल करेंगे, और जब हमको नॉन लिविंग थिंग की चर्चा करनी पड़ेगी तो हम which का इस्तेमाल करेंगे। साथ में कुछ और यूज केसेस मिले, जिस यूज केसेस के लिए एक और रिलेटिव प्रोनाउन बनाया गया जिसका नाम रखा गया दैट, कि दैट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आप इस्तेमाल करते हो। तो ये आप हु, whom, whose, which और दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह याद रख सकते हो। इसका जब एप्लीकेशन आगे देखा गया तो इसका एप्लीकेशन देखते वक्त इसी के साथ एवर जैसा शब्द जोड़ा गया, और एवर जैसा शब्द जोड़ के थोड़ा सा डेप्थ इसकी और बढ़ाई गई। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो एक जरूरत पड़ने पे एक कंडीशन देखा गया जहां पे व्हाट को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया गया। ये सारे के सारे जो वर्ड है ये WH फैमिली के वर्ड है, इनके साथ आप बहुत पहले से रूबरू हो गए। तो आप ऐसे समझिए कि जब भी हम हु रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो हम उस वक्त चर्चा कर रहे होंगे सब्जेक्ट की। जब whom का इस्तेमाल करेंगे तो हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट की। जब whose का इस्तेमाल करेंगे तो हम पॉजेसिव केस की चर्चा करेंगे। जब which का इस्तेमाल करेंगे तो नॉन लिविंग थिंग की चर्चा करेंगे। दैट और व्हाट का एप्लीकेशन हम चैप्टर जैसे जैसे आगे पढ़ रहे हैं, आज का लेक्चर जो आगे पढ़ रहे हैं, हम दैट और व्हाट की चर्चा हम आगे चल के करेंगे। सबसे पहले हम इन बातों की शुरुआत करते हैं। बात यह आई कि सर ये दो सेंटेंसेस अलग अलग आपने बताई, हमने मान लिया ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। क्यों इंटरकनेक्टेड है? राखी ने रजत को बुलाया और रजत लाइब्रेरी की किताब लाना भूल गया। अब अगर इसको हमको एक सेंटेंस के अंदर अगर कन्वर्ट करना हो तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, राखी कॉल्ड रजत। जो पहला सेंटेंस है उसको पूरी तरीके से पूरा लिखते हैं। उसके बाद क्या काम करते हैं, जो दूसरा सेंटेंस है जो इसी से कनेक्टेड है, इसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन जब इस्तेमाल करते हैं तो हमको यह देखना होता है कि हम आगे वाले सेंटेंस का हम जो रिप्लेस करने वाले हैं, जो इसमें से निकालने वाले हैं, जो ऐड करने वाले हैं, वो क्या निकालने वाले हैं और क्या ऐड करने वाले हैं। तो मीनिंग के हिसाब से ये देखना पड़ता है कि मीनिंग कैसे बनेगी। जैसे मैं सेंटेंस बोलूं, राखी ने रजत को बुलाया और वह लाइब्रेरी की किताबें लाना भूल गया। या फिर हम इसी बात को ये बोल सकते हैं, राखी ने रजत को बुलाया जो लाइब्रेरी किताबें लाना भूल गया। तो यहां पे आप ये जो ही है ना, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। ही जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो ये सब्जेक्ट रिप्लेस कर रहे हो, सब्जेक्ट रिप्लेस करोगे तो सब्जेक्ट रिप्लेस करते वक्त आप हु लगाओगे, और ये आपका हु है। तो उसके बाद आप क्या काम करोगे, बाकी का सेंटेंस वैसे ही जोड़ दोगे। हु फॉरगॉट द लाइब्रेरी बुक्स। अब इसमें ध्यान से देखो एक बात कि हमने जो रिप्लेस किया है वो रिप्लेस किया है सब्जेक्ट को। ध्यान से देखिएगा, हमने रिप्लेस किया है सब्जेक्ट को। तो जब भी हमको सब्जेक्ट को रिप्लेस करके रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ा तो हमने हु लगाया, और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे हम तो हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे whom। जैसे अगला एग्जांपल ध्यान से देखिए, ही हेल्प्ड द ओल्ड लेडी शी हैड लॉस्ट हर बैग। इस सेंटेंस को अगर मैं कनेक्ट करूं कि उसने एक बूढ़ी महिला की मदद की, और वो बूढ़ी महिला जो है अपना बैग खो दिए। अब इस सेंटेंस को अगर हम लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, ही हेल्प्ड द ओल्ड लेडी। अब इसमें जो हम सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे वो हम कनेक्ट करेंगे, सी को रिप्लेस करेंगे। हम यहां पे क्या काम कर रहे हैं, हम यहां पे रिप्लेस कर रहे हैं सब्जेक्ट को, तो हम लगाएंगे हु, और फिर आगे सेंटेंस वैसे ही कनेक्ट कर देंगे, हु हैड लॉस्ट हर बैग। ध्यान से देखिए, हमने जो कनेक्ट किया है वो कनेक्ट किया है हु से, क्योंकि हमने सब्जेक्ट को रिप्लेस किया है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको खास करके ध्यान रखनी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें एक बात ये देख रहे होगे कि आपको ये देखना होगा कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन रहा है कि आपने एक बात कही, यहां पे आपके पास एक नाउन मिला। क्या मिला? आपके पास यहां पे एक नाउन मिला, और फिर यहां पे आप क्या काम करते हो, एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हो। क्या लगाते हो? एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हो। और आगे की अगर चर्चा आप देखोगे, अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आगे की चर्चा देखते हो तो आगे की जो चर्चा है वो इसके हिसाब से मूव करती है। जैसे राखी कॉल्ड रजत, हु फॉरगेट द लाइब्रेरी बुक। लाइब्रेरी बुक लाना कौन भूल गया?
रजत जो है लाइब्रेरी बुक लाना भूल गया। तो आगे की जितनी भी चर्चा है वो इसके विषय में हो रही है। इसको जो हम बोलते हैं, इसको एक नाम देते हैं और इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि एंटीसीडेंट जो टर्म है वो एंटीसीडेंट इस्तेमाल होगा रिलेटिव प्रोनाउन के लेक्चर में भर भर के। तो यहां ये भर भर के इस्तेमाल होने वाला है और ये एंटीसीडेंट आपको हमेशा याद रखना है। तो जो आगे की पूरी कहानी होती है वो इस एंटीसीडेंट के विषय में होती है। क्या होती है? आगे की पूरी कहानी जो होती है वो इस एंटीसीडेंट के विषय में होती है। तो जब भी आगे का पूरा स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं, वर्ब इस्तेमाल करते हैं, पॉजेसिव एग्जेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ब और पॉजेसिव एग्जेक्टिव इस एंटीसीडेंट को देखते हुए ही हम इस्तेमाल करते हैं। इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। थोड़ा और एग्जाम्पल मैं आपके सामने जो है चर्चा करना चाहूंगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 लिया है, करण स्कोल्डेड ए गर्ल। करण ने एक लड़की को स्कोल्ड किया। दे फाउंड हर टू बी ए पॉकेटर। उन लोगों ने पाया उसे पिक पॉकेटर। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है। अगर इनको कंबाइन करना हो तो देखो इनको कंबाइन कैसे करते हैं। पहला वाला सेंटेंस जो है वो तो आपको पूरा ऐसे ही लेना पड़ेगा, करण स्कोल्डेड ए गर्ल। अब आपको यह समझना है कि यहां पे आपको हु लगाना है या हुम लगाना है या क्या करना है। तो जब भी आप दूसरा वाला सेंटेंस कनेक्ट कर रहे होते हो तो ये जो लास्ट वाला जो आपका नाउन होता है ये एक्चुअली एंटीसीडेंट का रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? एंटीसीडेंट का रोल प्ले करता है। जब ये एंटीसीडेंट का रोल प्ले करता है तो आपको ये देखना होता है कि अगला जो सेंटेंस है जो इसी से कनेक्टेड है, ये एंटीसीडेंट कहां पे मेंशन है, सब्जेक्ट की जगह मेंशन है या फिर ऑब्जेक्ट की जगह मेंशन है। अगर सब्जेक्ट की जगह मेंशन है तो आप जो है हु लगाओगे, हु लगा के कनेक्ट करोगे। अगर ऑब्जेक्ट की जगह मेंशन है तो आप हुम लगा के सेंटेंस को कनेक्ट करोगे। अब जैसे अगर मैं बात करूं, दे फाउंड हर टू बी ए पिक पॉकेटर। ये फाउंड आपका वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ प्रोनाउन है। तो जो आगे की चर्चा है, पिक पॉकेटर कौन था? वो लड़की थी। तो ये होता है एंटीसीडेंट जो पहले सेंटेंस का आखिरी नाउन होता है। अब यहां से जो रिप्लेस करना होगा वो रिप्लेस करना होगा हर को, क्योंकि एंटीसीडेंट से डायरेक्टली रिलेट करना होता है। तो ऐसे केस में जब ऑब्जेक्ट आप हटाते हो, मैं फिर से बात कर रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट हटाते हो तो जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हो वो लगाते हो हुम। क्या लगाते हो? हुम। आपको सेंटेंस फ्रेम करने के लिए नहीं आएगा, जो आएगा वो सेंटेंस लिखा हुआ होगा, वो आपको चेक करना होगा कि हु लगना है या हुम लगना है। तो अगर इस सेंटेंस को करेक्ट करें तो कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, करण स्कोल्डेड ए गर्ल। यहां पे लिखा हुआ है, मैं इसी को पूरा कर लेता हूं। अब यहां पे जब इसको आपको लगाना है तो आपको जो रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट करना है वो यही कनेक्ट करना है, हुम दे फाउंड। अब आपको यह देखना है कि आपने यहां से हर हटा दिया, बस इसको हटा के यहां पे ले आ लेना है, इसको हटा के यहां पे ले आ लेना है, सेंटेंस उसी तरीके से कंप्लीट कर देना। हुम दे फाउंड टू बी ए पिक पॉकेट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पिक पॉकेटर जो है, पिक पॉकेटर कोलोक्वियल इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। पिक पॉकेट ग्रामेटिकल करेक्ट वर्ड है, ठीक है। तो कई बार हम लोग पढ़ाते वक्त या कई बार बोलते वक्त मुंह से पिक पॉकेटर निकल जाता है, या फिर एग्जाम में भी जाते हो तो पिक पॉकेटर जैसी चीज़ आपको देख के लगता है सही है, लेकिन ध्यान रखना कि पिक पॉकेटर बोलते वक्त ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता, पिक पॉकेट लिखना होता है आपको। तो यहां पे जो आप रिप्लेस कर रहे हो वो हुम रिप्लेस कर रहे हो। अब जैसे मैं चौथा एग्जाम्पल अगर डिस्कस करूं और अगर एंटीसीडेंट की बात करूं तो एंटीसीडेंट यही होता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस को देख के आप रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से इसे कनेक्ट करो, तो कैसे कनेक्ट करोगे? सबसे सिंपल सा तरीका यह है कि ये हो गया आपका एंटीसीडेंट। क्या है? श्याम वॉज ए पोएट, श्याम एक पोएट था, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एंटीसीडेंट। द इंडियन अपलॉडेड हिम फॉर यूलिसेस। इंडियन लोगों ने अप्लॉज किया, प्रशंसा किया उसे यूलिसेस के लिए। अब एक बात समझो, यहां पे ये पोएट है और कौन पोएट है? श्याम पोएट है, और आगे अगर देखोगे तो ये जो हिम है वो पोएट के लिए आया हुआ है। तो ये आपका एंटीसीडेंट है। क्या है? ये है एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट अगर ये है तो इससे रिलेटेड जो वर्ड है वो रिलेटेड वर्ड है यहां पे ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट। कहां पे प्रेजेंट है? ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट। तो किस रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से सेंटेंस को कनेक्ट करोगे? तो हुम के माध्यम से आप इसे कनेक्ट करोगे। हुम के माध्यम से कनेक्ट करना होगा तो सिर्फ इसको उठा के इस वाले प्लेस में लाके रख देना है और यहां से इसको हटा देना है, बाकी सब सेंटेंस एज इट इज ही रख देना है। तो अगर मैं इसी सेंटेंस को करेक्ट करूं तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूं, श्याम वॉज
ए पोएट। अब उसके बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन डालना है। आप रिलेटिव प्रोनाउन यहां पे डाल सकते हो whom, और उसके बाद जो सेंटेंस करेक्ट कर सकते हो, सेंटेंस कुछ इस तरीके से करेक्ट कर सकते हो, द इंडियन अपलॉडेड फॉर यूलिसेस। समझ में आई बात? तो इस तरीके से सेंटेंस को लिख सकते हो। अब एक चीज आपको समझना है, अब आपके पास ये सेंटेंस अलग अलग लिख के एग्जाम में नहीं आता है कि ये अलग अलग लिख के आए, आपको सेंटेंस में फ्रेम करना है। ये आप जब हाई स्कूल इंटरमीडिएट में होते हो तब आपको दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में करेक्ट करना होता है। लेकिन अगर हम लोग चर्चा करें कि एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समय पे एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि हु का इस्तेमाल होना चाहिए या हुम का इस्तेमाल होना चाहिए। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं मेनली वो हुम की चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसी को खत्म करेंगे, हु और हुम को, फिर आगे में पढ़ेंगे। तो यहां पे एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि हु और हुम की जो चर्चा है इसको पहचानेंगे सेंटेंस के अंदर कैसे। तो आपको एक चीज समझना रहता है एक ट्रिक। इसके माध्यम से आपने जो समझा जाना है उसे सेकंड्स में आप अप्लाई कर पाते हो, और सेकंड्स में अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपको क्या देखना होता है, सिर्फ आपको जितने वर्ब प्रेजेंट है सेंटेंस के अंदर उन सब का सब्जेक्ट ढूंढना होता है। मेरी बात फिर से समझिएगा, जितने वर्ब प्रेजेंट हैं, ट्रिक क्या है, जितने वर्ब प्रेजेंट है सबका आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है। अगर हर वर्ब के अगेंस्ट अगर सब्जेक्ट मौजूद है, अगर हर वर्ब के अगेंस्ट सब्जेक्ट मौजूद है तो आप जो लोगे वो हुम लोगे। अगर हर वर्ब के अगेंस्ट में सब्जेक्ट प्रेजेंट है, अगर हर वर्ब के अगेंस्ट में सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो आप हुम का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर हर वर्ब के अगेंस्ट में सब्जेक्ट जो है अगर ये अब्सेंट है तो जो आप इस्तेमाल करोगे आप हु का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि हर वर्ब के साथ एक सब्जेक्ट चाहिए होता है। अगर वर्ब के साथ सब्जेक्ट नहीं है तो जो आप लगाते हो, मतलब आपको एक सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट की जगह आप हु लग सकते हो, और अगर हर वर्ब के अगेंस्ट में सब्जेक्ट है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट मिसिंग है। चलो सब लोग मेरे साथ अपने आप को टेस्ट करो। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप स्क्रीन को पॉज करो, ये साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं साइट में हूं और इसे देखो कि क्या साथ के साथों क्वेश्चन में हु वर्सेस हुम में आप फैसला कर पा रहे हो कि कहां हु लगना है कहां हुम लगना है। मैं मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप स्क्रीन ऑफ करके इसे टेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दे वेलकम द गेस्ट। अब यहां पे ध्यान से देखना कि जैसे मैं बात करता हूं दे वेलकम द गेस्ट, ये है एंटीसीडेंट, ठीक है। अब यहां पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन देखना है। और एक बात और मैं बता दूं कि ये जो आपका हु होता है और हुम होता है, हुम होता है और हुज होता है, ये तीनों जो होता है ये लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है। और जो विच होता है आपका, जो अभी चर्चा करेंगे हम लोग, जो विच होता है वो नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है, नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए फिर हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी से पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हु हुम जो है सब्जेक्ट के लिए होता है और विच जो होता है ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। दे वेलकम द गेस्ट। अब लिखा है वॉज ए प्रोफेसर। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे इस वाले पार्ट में देखो वॉज लिखा हुआ है, ये क्या है आपका वर्ब के सामने जो सब्जेक्ट है ये है मिसिंग। क्या है? वर्ब के सामने है सब्जेक्ट मिसिंग। और अगर यहां पे वर्ब देखोगे तो इसका सब्जेक्ट यहां पे प्रेजेंट है, सब्जेक्ट इसका यहां पे प्रेजेंट है और इसका जो सब्जेक्ट है वो है मिसिंग। तो मैं बात करूं हूं इस्तेमाल करेंगे या हुम इस्तेमाल करेंगे, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट मिसिंग है तो हम हु का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, राम आइडेंटिफाइड द लेडी। द लेडी आपका क्या है? यहां पे एंटीसीडेंट है, ये आपका एंटीसीडेंट है। और अगर मैं पूछूं अगले क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखो, डैश 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 आई थिंक हैड बीन क्राइंग। अब यहां पे देखना थिंक लिखा हुआ है, थिंक का जो सब्जेक्ट है वो है आई, जो कि यहां पे मेंशन है, लेकिन थिंक के बाद फिर से आया हैड बीन क्राइंग। ये हैड बीन क्राइंग जो आपका वर्ब यूनिट है, ये जो आपका वर्ब यूनिट है, इसका जो सब्जेक्ट है ये मिसिंग है। क्या है? इसका सब्जेक्ट मिसिंग है। कई बार क्या होगा, राम आइडेंटिफाइड द लेडी और यहां पे तुरंत आप क्या लगा दोगे कि यहां सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यहां पे आप क्या लगा दोगे, यहां पे लगा दोगे जो है हुम, जो कि गलत हो जाएगा। इसका जो सब्जेक्ट है वो तो प्रेजेंट है, पर इसका सब्जेक्ट अब्सेंट है, इसका सब्जेक्ट अब्सेंट है। इसका ये मतलब है जो चाहिए आपको, क्या चाहिए, वो हु चाहिए, ना कि हुम चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आता है। तो यहां जो जरूरत है वो हु की जरूरत है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सी हैज गिवन मनी टू हिम। सी हैज गिवन मनी टू हिम, ये आपका एंटीसीडेंट हो गया। डैश 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 वी फाउंड
इज वेरी पुअर। अब यहां पे देखना, वी फाउंड इज वेरी पुअर। अब यहां पे जो फाउंड है ये आपका वर्ब है, इसके अगेंस्ट सब्जेक्ट है, पर इज के अगेंस्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्या है? इज के अगेंस्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है। जैसे हमने टेंस अभी नहीं पढ़ा हुआ है, तो टेंस बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपको पता है इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होती है, या तो मेन वर्ब होती है या तो हेल्पिंग वर्ब होती है। और हेल्पिंग वर्ब होती है तो पहले आती है, मेन वर्ब उसके बाद में आती है। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है तो या तो थर्ड फॉर्म आती है या तो आईएनजी फॉर्म आती है। तो यहाँ पे फाउंड पहले दिया हुआ है, फाउंड आपका वर्ब है, और इस वर्ब के अंगेंस्ट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास एक सब्जेक्ट है और इज के अंगेंस्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि हु चाहिए या हुम चाहिए, तो यहाँ पे जो आप लगाओगे वो लगाओगे हु। तो ये पहचानने का एक तरीका है, ये छोटा तरीका है जिससे आप आसानी से हु वर्सेस हुम पहचान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है आई नो देम। एंटीसीडेंट आपने देखा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, डैश 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 वी हैव रिजेक्टेड इन द प्रोसेस। वी हैव रिजेक्टेड, अब वी है दिया हुआ है, हैव रिजेक्टेड इन द प्रोसेस। इसका देखो यार, ये जो आपका वर्ब है इसका सब्जेक्ट है और ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है। तो यहां कोई एडिशनल वर्ब नहीं है, यहां पे कोई एडिशनल वर्ब नहीं है, और नो का जो सब्जेक्ट है वो यहां पे दिया हुआ है। मतलब यहां पे कोई ऐसा वर्ब आपको दिखाई नहीं दे रहा है जिस वर्ब के सब्जेक्ट की जरूरत हो। इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट मिसिंग है, और अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो जो आप इस्तेमाल करोगे वो इस्तेमाल करोगे आप होम। क्या इस्तेमाल करोगे? वो इस्तेमाल करोगे आप होम। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 में, दीपक मैरिड दीपिका। दीपक मैरिड दीपिका, और ये आपका एंटीसीडेंट, दीपक ने दीपिका से शादी किया। वाज फ्रॉम अमेरिका, वाज फ्रॉम अमेरिका दिया हुआ है, ये वर्ब है, इसका डायरेक्टली सब्जेक्ट मिसिंग है, तो जो इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल लेगा हु वाज फ्रॉम अमेरिका, जो कि अमेरिका से था। दे हैव रिफ्यूज्ड हिम, ये है आपका एंटीसीडेंट। फिर वॉज नेग्लेक्टेड दिया हुआ है, तो यहां पे जो इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा हो, क्योंकि इसका सीधा सीधा सब्जेक्ट मिसिंग है। सामी स्कोल्डेड हिम डैश 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 तरुण फील नोबडी कैन ट्रस्ट। देखो फील का दिया हुआ है तरुण, कैन का दिया हुआ है नोबडी, और उसके बाद यहां पे स्कोल्डेड का जो दिया हुआ वो दिया हुआ है शामी। इसका मतलब है कहीं आपका सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है। इसका मतलब है डायरेक्टली, ये छोटा सा ट्रिक है, आप लगा सकते हो यहां पे, क्या आप लगा सकते हो? हुम। तो जब बात करते हैं कि हु या फिर हुम का अगर चुनाव करना हो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस के अंदर, कि हु लगाए या हुम लगाए, तब आप हमेशा आपको ढूंढना होता है हर वर्ब का सब्जेक्ट। अगर हर वर्ब का सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो आप हुम का इस्तेमाल करते हो, अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट मिसिंग है तो आप हु का इस्तेमाल करते हो। सबसे छोटा तरीका होता है। और एग्जामिनेशन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आता है वो इसी कंसेप्ट पे आता है, हु लगाना है या हुम लगाना है। थोड़ा सा और गहराई में चलेंगे, थोड़ा और रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा करेंगे हम लोग। अब इसी में एक स्टेप और बढ़ेंगे, मतलब जो हमने अभी सीखा उसमें ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है कि एक टर्म कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि हु के साथ लगा हुआ होगा एवर, हु के साथ लगा हुआ है एवर, या हुम के साथ लगाना पड़ता है आपको एवर। और ये जो एवर लगाना होता है वो कब लगाना होता है बस आपको समझना है। और ये हु एवर और हुम एवर जो दोनों है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। अभी आपने देखा कि हर जगह सेंटेंस के अंदर, हर जगह सेंटेंस के अंदर, पहले सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट दिया होता था, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट दिया होता था वो काम करता था एंटीसीडेंट का। क्या करता था? एंटीसीडेंट का काम करता था। मान लो कोई सेंटेंस आपको ऐसा देखने को मिल जाए जिसमें एंटीसीडेंट क्या हो, एंटीसीडेंट जो है आपका अब्सेंट हो। एंटीसीडेंट हो ही ना सेंटेंस के अंदर, अगर कोई सेंटेंस हो जिसके अंदर एंटीसीडेंट ही ना हो, तो ऐसे केस में जब आप इस्तेमाल करते हो तब आप एवर को ऐड करके सेंटेंस को फ्रेम करते हो। या एंटीसीडेंट अब्सेंट हो या फिर आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो कि क्या एंटीसीडेंट है, तो ऐसे केस में आप एवर शब्द का इस्तेमाल करते हो। जैसे सेंटेंस के एग्जाम्पल से देखें, जैसे मैं बोलूं भल्लाल किल्ड डैश, भल्लाल ने मारा, किसको मारा? इसका ऑब्जेक्ट अब्सेंट है, इसका ऑब्जेक्ट अब्सेंट है। अब केम इन हिज वे, केम इन हिज वे की बात करें तो यहां पे केम एक वर्ब है, केम एक वर्ब है। मान लो अगर यहां मेंशन कर देते भल्लाल किल्ड किसी को, मान लो भल्लाल किल्ड रवि, कोई रैंडम ले लो, अगर मैंने ये दे दिया होता तब आप इस वर्ब का जो है लगाते, यहां पे वो लगा देते आप हु। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे देखिए कि यहां पे जो मिसिंग है वो एंटीसीडेंट मिसिंग है। भल्लाल ने मारा, किसको मारा? ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, आगे की कहानी उसी के विषय में है। तो ऐसे केस में जो आपको लगाना होता है वो लगाना होता है, मान लो अगर ये वर्ब है, मान लो क्या है ही है वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट मिसिंग है, तो इस हिसाब से आपको चाहिए हु
और यहां पे एंटीसीडेंट अब्सेंट है तो आप इसके साथ जोड़ोगे एवर, तो जो लगाओगे यहां पे वो लगाओगे हुएवर। क्या लगाओगे? हुएवर। इसका मतलब ये हुआ कि बल्लाल ने मारा, उन सभी लोगों को मार दिया जो भी उसके रास्ते में आया। तो जब आपका इंडेफिनिट हो, जब आपका ऑब्जेक्ट या एंटीसीडेंट इंडेफिनिट हो और आपको सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करना हो तो हुएवर का इस्तेमाल करते हो, और ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करना हो तो हुएवर। तो सेंटेंस के अंदर ये साफ साफ दिखाई दे जाता है कि एंटीसीडेंट प्रेजेंट है या एंटीसीडेंट अब्सेंट है। जैसे देखना, कॉल हिम डैश यू थिंक इज एलिजिबल। अब यहां पे देखो थिंक का जो दिया है वो सब्जेक्ट दिया है, पर इज का जो है सब्जेक्ट वो मिसिंग है। इस हिसाब से अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो आप लगाओगे हु, क्योंकि कॉल हिम, क्योंकि कॉल से ही स्टार्ट हुआ है तो यहां पे सब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, कॉल हिम। और यहां पे एंटीसीडेंट प्रेजेंट है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, एंटीसीडेंट प्रेजेंट है। अब यहां पे जो आपको लगाने की जरूरत है वो लगाने की जरूरत है क्या? सिर्फ और सिर्फ हु। क्या लगाने की जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ हु, क्योंकि एंटीसीडेंट यहां पे प्रेजेंट है। लेकिन आप देखिए, कॉल डैश 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 सीम्स टू बी फिट, यहां पे वर्ब है, सब्जेक्टिव केस चाहिए, क्योंकि वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए। अब कॉल के बाद इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि एंटीसीडेंट मिसिंग है। अगर एंटीसीडेंट मिसिंग है तो ऐसे केसेस में जो आप लगाते हो वो लगाते हो एवर के साथ। तो यहां पे ऐसे लगाओगे whoever seems to be fit, call whoever seems to be fit। उनको बुलाओ यार जो भी इसमें से फिट बैठ जाए, जिनको तुम्हें लगता है कि नहीं भाई दिखाई देता है कि वो उसमें फिट बैठ जाएंगे। तो इंडेफिनिट है, एंटीसीडेंट अब्सेंट है, तो ऐसे केस में जो आप लगाते हो वो whoever का इस्तेमाल करते हो। जैसे एग्जांपल सेकंड देखिए, दे टीच के बाद यहां पे किसको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? एंटीसीडेंट अब्सेंट है। आई नो हैज द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मैं जानता हूं जिसके पास नॉलेज है। जो नो है, नो का जो एंटीसीडेंट है, सॉरी सब्जेक्ट है वो आई है, लेकिन ये हैज जो है, हैज का सब्जेक्ट जो है मिसिंग है। हैज का सब्जेक्ट अगर मिसिंग है तो यहां पे इस हिसाब से लगना चाहिए हु, लेकिन एंटीसीडेंट अब्सेंट है तो यहां पे जो लगेगा हुएवर लगेगा। जैसे मीट माई फ्रेंड इज ए डॉक्टर। अब यहां पे फ्रेंड देखो आपका दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इज का चाहिए सब्जेक्ट, इस हिसाब से यहां पे लगाओगे हु, क्योंकि एंटीसीडेंट प्रेजेंट है तो जो इस्तेमाल करोगे वो हु इस्तेमाल करोगे। तो आपको ध्यान रखना होता है कि जब आपको जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की और एंटीसीडेंट अब्सेंट होता है तो हुएवर लगाते हो। जब आपको एंटीसीडेंट अब्सेंट होने पे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है तो आप लगाते हो हुएवर। अब मैं हुएवर के यूज केस का एक एग्जांपल लिखता हूं, जिससे आप हुएवर का केस भी समझ आओ। जैसे मैंने बोला, आई विल हायर डैश 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 यू रिकमेंड। मैं ये सेंटेंस बोलना चाहता हूं कि मैं हायर कर लूंगा जिसको भी आप रिकमेंड करोगे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में आपको ये ध्यान देना होता है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि देखो इधर वर्ब है, इसका जो है सब्जेक्ट जो है प्रेजेंट है, और अगर इसका सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो ये वाला जो पोजीशन है, इस वाले पोजीशन पे सब्जेक्ट की नीड नहीं है। सब्जेक्ट की जो नीड नहीं है तो वो पूरा होता है ऑब्जेक्ट से, वो पूरा होता है होम से। अब जैसे ही आप होम से पूरा करोगे तो आप ये देखोगे कि इसका एंटीसीडेंट दिया हुआ है, एंटीसीडेंट मिसिंग है क्योंकि ये है वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। अगर इसके पहले नाउन नहीं मिला तो मतलब एंटीसीडेंट अब्सेंट है। एंटीसीडेंट जैसे ही अब्सेंट है आपको क्या जोड़ना होगा? आपको जोड़ना होगा एवर। तो आई विल हायर हुम एवर यू रिकमेंड, सेंटेंस अब जाके करेक्ट होगा। बस आपको बस चेक करना यही है। छोटा जो ट्रिक होता है वो यही ट्रिक होता है कि आप वर्ब का सारा जो है आप सब्जेक्ट चेक कर लो। ऑब्जेक्ट चेक करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं इसके उलट बात करूं तो अगर वर्ब का सब्जेक्ट चेक करना हो तो बहुत आसान होता है। तो वर्ब का सब्जेक्ट चेक करने का मतलब ये हो गया कि अगर सभी वर्ब के सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो आपको ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है और आप हुमएवर का इस्तेमाल करोगे। और आपको ये बात भी ध्यान रखना होता है कि जब हम बात करते हैं लिविंग बीइंग्स की, जब हम बात करते हैं पर्सन की, तब सब्जेक्टिव केस में हु का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में हम हुम का इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे और रिलेटिव प्रोनाउन के विषय में समझेंगे, और अगली जो कैटेगरी हमारी आती है वो आती है विच और हुज की। तो सबसे पहले मैं विच को डिफाइन करना चाहूंगा कि विच रिलेटिव प्रोनाउन का आप इस्तेमाल कब करते हो। देखो, विच रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल तब करते हो जब आपको ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत पड़े। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दोनों में से कोई भी ढूंढने की जरूरत पड़े, और ऐसे केस में आपको बस जो ध्यान देना वो ध्यान देना है कि चर्चा किसकी हो रही है। जो इसका एंटीसीडेंट है, जो इनका एंटीसीडेंट है वो एंटीसीडेंट किस तरीके का है, लिविंग है या नॉन लिविंग है।
अगर नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के केस में आप जो इस्तेमाल करते हो विच का इस्तेमाल करते हो। और सेम फंडा इसमें भी अप्लाई होता है, अगर एंटीसीडेंट अब्सेंट है तो विच के साथ आप एवर जोड़ देते हो, विच एवर इस्तेमाल करते हो। और अगर मैं बात करूं हुज का इस्तेमाल कहाँ पे करते हो, तो हुज के इस्तेमाल की अगर मैं बात करूं तो हुज का जो इस्तेमाल होता है वो पहली बात तो होता है लिविंग के लिए, और दूसरा जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है आपका पोजीशन के लिए। लिविंग में पोजीशन जब शो करना हो, लिविंग में पोजीशन जब शो करना हो तो आप हुज का इस्तेमाल करते हो। इसके साथ भी एवर जैसा शब्द आप ऐड करते हो अगर एंटीसीडेंट अब्सेंट हो। तो क्या हो, एंटीसीडेंट अब्सेंट हो तो आप विच एवर का इस्तेमाल करते हो। और इस वाले केस में भी आप क्या काम करते हो, आप इस्तेमाल करते हो एवर शब्द का जब आपका एंटीसीडेंट अब्सेंट हो। एवर आप तभी जोड़ते हो जब एंटीसीडेंट नहीं दिया हो। अगर नॉन लिविंग की चर्चा हो रही हो तो आप विच एवर इस्तेमाल करोगे, पोजीशन की चर्चा हो रही हो, लिविंग के पोजीशन की चर्चा हो रही हो तो हुज एवर का इस्तेमाल करोगे, और अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग में हो रही हो तो आप हु एवर या हुम एवर का इस्तेमाल करोगे। अच्छा, ये बातें एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होती है, तो कुछ स्क्रीन पे एग्जाम्पल है, जैसे दिस इज द पेन आई बॉट यस्टरडे। अब यहाँ पे बात हो रही है दिस इज द पेन। अब हमेशा एंटीसीडेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेंटेंस जहां से स्टार्ट होती है उस वर्ब के बाद जो दिया होता है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो आपको देखना होता है लिविंग है नॉन लिविंग है। तो सबसे पहली बात आ गई लिविंग की, बात आ गई लिविंग की और नॉन लिविंग की, तो ये कैटेगरी कैसी बनी, ये कैटेगरी बनी नॉन लिविंग की। नॉन लिविंग की कैटेगरी बनने का मतलब हो गया कि सीधे सीधे आप आओगे कहाँ पे, सीधे सीधे आप आओगे विच पे। आपको ना ही सब्जेक्ट देखना है ना ही आपको ऑब्जेक्ट देखना है, आप तुरंत ही आप क्या लगाते हो विच, क्योंकि नॉन लिविंग की चर्चा है। अब आगे पढ़ोगे भी नहीं तभी भी आप यहाँ पे क्या लगा के निकल जाओगे, विच लगा के निकल जाओगे। तो दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। इसके बाद मैं अगले एग्जाम्पल की चर्चा करूं, करण सोल्ड द हाउस। जब बात करते हैं द हाउस की तो ध्यान से देखिए द हाउस कौन सी कैटेगरी में आती है, ये आपकी नॉन लिविंग की कैटेगरी है, नॉन लिविंग की कैटेगरी है। नॉन लिविंग की कैटेगरी है तो आपको ना सब्जेक्ट देखना है ना ऑब्जेक्ट देखना है। अगर इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो तो आप इमीडिएटली क्या इस्तेमाल करोगे, आप इस्तेमाल करोगे विच। करण सोल्ड द हाउस विच इज नेक्स्ट टू माइन। अब जो एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में वो आता है हुज वर्सेस विच, हुज वर्सेस विच। होता क्या है आप ऐसे समझो, अगर आपको पोजीशन दिखाना हो, मैं यही चर्चा कर रहा हूं, अगर आपको पोजीशन दिखाना हो, अगर आपको पोजीशन दिखाना हो, पोजीशन में अगर लिविंग की कैटेगरी की बात करूं, अगर लिविंग की कैटेगरी की बात करूं तो जो आप पोजीशन दिखाते हो ये पोजीशन कुछ इस तरीके से दिखाते हो, आप हुज का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो, हुज का इस्तेमाल करते हो। लेकिन जैसे ही ये कैटेगरी आपकी जाती है नॉन लिविंग में, जैसे ही कैटेगरी जाती है नॉन लिविंग में, तो आपको याद होगा कि नाउन के चैप्टर में एक टर्म इस्तेमाल किया था और इस टर्म को आपने बोला था ऑफ। नॉन लिविंग के केस में आप ऑफ का इस्तेमाल करोगे। तो यहां पे जो इस्तेमाल करते हो आप कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते हो द नाउन ऑफ, और साथ में ऑफ के साथ जो इस्तेमाल करते हो वो रिलेटिव प्रोनाउन विच का इस्तेमाल करके सेंटेंस को फ्रेम करते हो। ये दोनों बातें मैं दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ईशा बॉट द कार, ईशा बॉट द कार हुज माइलेज इज 24 किलोमीटर पर लीटर। ईशा ने एक कार खरीदा जिसका माइलेज 24 किलोमीटर पर लीटर है। अब यहां पे देखो एंटीसीडेंट जो हुज का है वो क्या है, वो कार है, जिसका माइलेज, कार के माइलेज की बात कर रहे हैं तो कार पे पोजीशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। हुज माइलेज इज 24 किलोमीटर पर लीटर। द कार क्या है, यह है आपका नॉन लिविंग। कार क्या है आपका, नॉन लिविंग है। जब कार नॉन लिविंग है तो आप इसके साथ जो हुज लगा हुआ है वो गलत है। यही तो बात हम कर रहे हैं कि लिविंग के साथ आप हुज लगाओगे, नॉन लिविंग के साथ आप द नाउन ऑफ विच का इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे, द नाउन ऑफ विच का इस्तेमाल करोगे। ईशा बॉट द कार, ईशा बॉट द कार। इसके बाद आपको ये देखना हुज माइलेज, जो यहां पे नाउन है ये वाला नाउन है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, द माइलेज, माइलेज ऑफ विच। और विच किसके लिए आया है, विच कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। विच जो आया है वो कार के लिए प्रोनाउन आया है। द माइलेज ऑफ विच इज 24 किलोमीटर पर लीटर। अगर आपको कन्वर्ट करना हो नॉन लिविंग थिंग का, तो जैसे ही हुज के बाद जो आपका नाउन मिले, जैसे ही हुज के बाद आपका नाउन मिले, इस नाउन के पहले द लगाइए,
फिर इस नाउन को रखिए, फिर ऑफ लगाइए और फिर आप विच का इस्तेमाल कीजिए और सेंटेंस के बाकी हिस्से को सीधे सीधे आप जोड़ दीजिए। देखिए, ईशा बॉट द कार हुज माइलेज इज 24 किलोमीटर पर लीटर लिखा हुआ है। इसको कैसे बदलोगे? ईशा बॉट द कार, द माइलेज, द लगाया, माइलेज लगाया, ऑफ लगाया, विच लगाया, इस 24 किलोमीटर पर लीटर। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है सी अप्रिसिएटेड राम, सी अप्रिसिएटेड राम द मार्क्स ऑफ विच, द मार्क्स ऑफ विच लिखा हुआ है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, द मार्क्स ऑफ विच आर गुड। उसने राम को अप्रिशिएट किया जिसका नंबर अच्छा था, ये बात हम ये कहना चाहते हैं। लेकिन राम आपका क्या है? राम जो है ये तो आपका लिविंग है। राम अगर आपका लिविंग है और ये आपका नाउन है जिस पे आपको पोजीशन बताना है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? हुज मार्क्स, हुज मार्क्स, हुज मार्क्स आर गुड। सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा? सी अप्रिशिएटेड राम हुज मार्क्स, इसके नीचे मैं जोड़ देता हूं हुज मार्क्स आर गुड। तो सेंटेंस को जब करेक्ट करना होता है तो सेंटेंस को कुछ इस तरीके से करेक्ट करना होता है। जो एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन जो डिफिकल्ट पूछा जाता है वो इस वाले पोजीशन से पूछा जाता है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। जो याद रखने वाली बात है वो याद रखने वाली बात ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि अगर लिविंग का पोजीशन बनाओगे तो आप हुज का इस्तेमाल करोगे, नॉन लिविंग का पोजीशन बनाओगे तो नाउन ऑफ विच का इस्तेमाल करोगे। और इन जनरल पोजीशन का इस्तेमाल नहीं करना है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी और नॉन लिविंग थिंग की चर्चा कर रहे हो तो जो आप इस्तेमाल करोगे वो क्या इस्तेमाल करोगे? वो आप विच का इस्तेमाल करके आप बनाओगे। अब थोड़ा सा चर्चा को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग अगली कैटेगरी देखेंगे जिसके अंदर हम विच, वॉट और विच एवर के बीच का डिफरेंस समझेंगे कि कब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। सो अगर मैं बात करूं विच को लेके, तो अभी हमने चर्चा किया कि विच का जो यूज केस होता है वो तब होता है जब नॉन लिविंग थिंग की चर्चा करते हैं और एंटीसीडेंट प्रेजेंट होता है। लेकिन जो अगली कैटेगरी आती है जहां पे केस थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, वो क्रिटिकल हो जाता है विच एवर और व्हाट के बीच में। विच एवर हमने बताया कि एवर तब आप इस्तेमाल करते हो जब एंटीसीडेंट अब्सेंट होता है। तो देखो विच एवर और व्हाट दोनों तब इस्तेमाल होते हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन जब एंटीसीडेंट अब्सेंट होता है। जब एंटीसीडेंट अब्सेंट होता है तो ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो यहां रोल थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है कि कब व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, कब विच एवर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इनको डिटेल में जाने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको रूबरू कराऊंगा ताकि आप समझ पाओ कि कब इस्तेमाल करते हैं। साथ में एक बात और समझना है कि एक और टर्म अभी आप पढ़ोगे, दैट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये याद रखो कि विच और दैट दोनों का जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए। और ऐसे केस में होता है जब एंटीसीडेंट आपका प्रेजेंट होता है, एंटीसीडेंट आपका प्रेजेंट होता है। दैट और विच दोनों का जो यूज केस है वो इसलिए इस्तेमाल होता है जब नॉन लिविंग थिंग हो और एंटीसीडेंट आपका प्रेजेंट हो। विच एवर और व्हाट का इस्तेमाल करते हैं हम तब, विच एवर और व्हाट का इस्तेमाल करते हैं हम तब जब आपका एंटीसीडेंट अब्सेंट होता है। तो पहले एग्जांपल्स को गो थ्रू करते हैं। जैसे लिखा है वियर द शर्ट्स डैश 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 फिट्स यू, वियर डैश फिट्स यू। यहां पे देख रहे हैं एंटीसीडेंट दिया हुआ है और यहां पे एंटीसीडेंट नहीं दिया हुआ है। एक एग्जांपल मैं और लिखना चाहूंगा, आई विल प्रोटेक्ट डैश 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 वर्ड यू आर इन। इस सेंटेंस को मैं पूरा कुछ इस तरीके से लिखना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा जिस किसी भी दुनिया में तुम हो। फिर अगले एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखो, द बॉय वॉज केयरफुली लिसनिंग टू द स्टोरी दैट स्लैश वॉट हिज फादर वॉज टेलिंग हिम। फिर अगला एग्जाम्पल है द बॉय वॉज केयरफुली लिसनिंग दैट वॉट हिज फादर वॉज टेलिंग हिम। इन दोनों सेंटेंस के बीच का डिफरेंस क्या है कि यहां पे देखो दैट और वॉट के पहले एंटीसीडेंट दिया हुआ है और यहां दैट और वॉट के पहले एंटीसीडेंट अब्सेंट है। और बाकी के एग्जाम्पल देखोगे, एवरी स्टूडेंट हैज रिवाइज द कंसेप्ट, यहां पे क्या है, एंटीसीडेंट प्रेजेंट है। द मैन डोनेटेड ऑल दैट वॉट ही हैड टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट,
यहां पे देखो ऑल दिया हुआ है, दैट व्हाट ही हैड टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट दिया हुआ है, यहां पे एंटीसीडेंट प्रेजेंट है, और आखिरी जो एग्जांपल है ही बिलीव्ड एवरीथिंग व्हाट दे सेड, यहां पे एंटीसीडेंट जो है प्रेजेंट है। अब एक बात तो आपको सीधे सीधे याद रखनी है, अगर एंटीसीडेंट प्रेजेंट हो तो ऐसे केस में आप विच का इस्तेमाल करोगे या दैट का इस्तेमाल करोगे। अगर एंटीसीडेंट अब्सेंट हो तो विच एवर का इस्तेमाल करोगे या फिर व्हाट का इस्तेमाल करोगे। तो ये सीधा सीधा फंडा पहले तो आपको क्वेश्चन पे अप्लाई कर देना है। यहां पे एंटीसीडेंट आपका प्रेजेंट है, इसका ये मतलब हो गया कि आप यहां पे व्हाट और विच एवर का इस्तेमाल नहीं करोगे। यहां पे आप व्हाट और विच एवर का इस्तेमाल कर सकते हो, यहां पे व्हाट एवर और विच का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एंटीसीडेंट अब्सेंट है। सो मैं पहले आपको बता दूं कि यहां पे इसका जो करेक्ट वर्जन क्या होगा। यहां पे जो यूज होगा वो यूज होगा व्हाट, और यहां पे जो यूज होगा वो होगा विच एवर। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों सर? देखो यहां पे भी बात हम नॉन लिविंग थिंग की कर रहे हैं, यहां पे भी बात हम नॉन लिविंग थिंग की कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहां बात कर रहे हैं कि वियर व्हाट फिट्स यू, जो तुम्हें फिट हो वही तुम पहनो, तो जो भी कपड़ा होता है हमारा पहनने वाली चीज होती है वो नॉन लिविंग थिंग होती है। और यहां हम बात कर रहे हैं दुनिया की, तो दुनिया भी नॉन लिविंग थिंग होती है। तो नॉन लिविंग थिंग में एंटीसीडेंट अब्सेंट होने पे एक जगह आपने व्हाट इस्तेमाल किया, एक जगह आपने विच एवर इस्तेमाल किया। ऐसा क्यों? यहां पे एक कंसेप्ट आता है जो आपको समझना है, फिर हम चलेंगे आगे चर्चे में इन क्वेश्चंस के। मैंने आपको थोड़े समय पहले पढ़ाया था, वर्ब्स जो होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो अपना इम्पैक्ट ट्रांसफर करते हैं ऑब्जेक्ट में, या इन शॉर्ट हमने आपको ये बताया था कि जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है उनको ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, और जिनके बाद ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता उनको इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई लेना देना नहीं है, जो काम है कंसेप्ट का वो है ट्रांजिटिव वर्ब। तो जैसे ही आप आगे के चैप्टर में जाओगे, जब बात करेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब की जब हम चर्चा करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स की, तो आप इसी की एक कैटेगरी देखोगे कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। अब बोलोगे सर ये फैंसी सा डाई क्यों लगा दिया? देखो जब बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स की तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और जैसा इसका नाम दिया गया डाई, तो इसका ये मतलब हो गया कि इसका जो इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के जो ऑब्जेक्ट है, कई बार आपको दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। आप कहते हो ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो जो वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों लेती हैं, ऐसे वर्ब को डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। एक जो वर्ब है वो वर्ब है टेल। टेल जो आपका वर्ब है ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह बिहेव करता है। ये मतलब अपने बाद एक वर्ब लेता है, ये अपने बाद एक से ज्यादा वर्ब भी ले सकता है। तो ये नॉर्मल ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह भी काम करता है, ये ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी काम करता है। पहले मैं एग्जांपल लेके आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैं बोलूंगा ही टोल्ड द ट्रूथ, ही टोल्ड द ट्रूथ, उसने सच बताया। सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, और यहां पे आप देखोगे जो टोल्ड है और टोल्ड के बाद जो है द ट्रूथ लिया हुआ है। तो ही टोल्ड द ट्रूथ, उसने बताया, उसने क्या बताया, क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ही टोल्ड द ट्रूथ। तो यहां पे आपको व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, क्या मिल रहा है, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है। क्या हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में व्हाट ही टोल्ड, उसने सच बताया। लेकिन अगर मैं बात करूं एक और, इसमें अगर ऑब्जेक्ट जोड़ने की कोशिश करूं, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, ही टोल्ड मी द ट्रूथ, ही टोल्ड मी द ट्रूथ। याद होगा आपको जब हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें सेंटेंस के हमने स्ट्रक्चर बनाए थे, कि हमने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ के रखा जाता है। मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो किसको का जवाब होता है, या होम से जो पूछते हो क्वेश्चन उसका जवाब जो आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। व्हाट का जो जवाब आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो ये व्हाट का जवाब है और ये होम का जवाब है, ये व्हाट का जवाब है, ये होम का जवाब है, ये होम का जवाब है। समझ में आई बात? तो ये ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। तो सेंटेंस के अंदर जब आपको पहचानना हो कि विच एवर लगाएं या फिर हम व्हाट लगाएं एंटीसीडेंट अब्सेंट होने के चक्कर में, तो ऐसे केस में आपको ये अंडरस्टैंड करना होता है, ये अंडरस्टैंड करना होता है कि जो वर्ब्स इस्तेमाल है बाद वाले पार्ट में, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स है, उसके क्या का जवाब देना जरूरी है। अगर बाद में प्रेजेंट हुआ वर्ब, अगर जैसे यहां पे टेल दिया हुआ है, बाद में प्रेजेंट हुआ वर्ब जो है वो अगर डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब उसके व्हाट का रिप्लाई देना भी जरूरी है, तब ऐसे केस में एंटीसीडेंट अब्सेंट होने पे हम व्हाट लगाते हैं। लेकिन अगर यहां पे डाई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है और व्हाट का रिप्लाई नहीं देना है, तो ऐसे केस में आप विच एवर का इस्तेमाल करते हैं।
मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये बात आपको समझ में आई है। तो सबसे सही तरीका है ये इस्तेमाल करने का कि हम विच एवर इस्तेमाल करेंगे या व्हाट इस्तेमाल करेंगे। आपको बाद वाले हिस्से में जाना है, बाद वाले हिस्से में जाके आपको ये चेक करना है कि जो वर्ब दिया हुआ है आपको वहां पे ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब पता कभी नहीं चलेगा। आपको सिर्फ ये देखना है इस वर्ब से क्या हिंदी में क्या का जवाब पूछना है या फिर व्हाट का जवाब पूछना है। और अगर इससे क्या का जवाब पूछ रहे हो और वापस सेंटेंस के इस हिस्से में कहीं उसका आपको जवाब मिले, कहीं इधर हिस्से में आपको जवाब मिले और जवाब दिया हो, एंटीसीडेंट प्रेजेंट हो, तो ऐसे केस में आप यहां जो लगाते हो वो दैट लगाते हो, विच नहीं लगाते हो अगर एंटीसीडेंट प्रेजेंट हो। अगर इसके क्या का जवाब पूछ रहे हो, यहां पे एंटीसीडेंट नहीं है और सेंटेंस के अंदर लगाने की जरूरत है, तो इसका मतलब है यहां पे आप व्हाट लगाते हो। तो ऐसे केस में विच और विच एवर का इस्तेमाल नहीं करते हो। अगर ये ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह रोल प्ले कर रहा है तो दैट और व्हाट का इस्तेमाल करते हो। अगर ये वर्ब बाद वाले हिस्से में ड्राई ट्रांजिटिव का रोल प्ले नहीं कर रहा है वर्ब का, तो ऐसे केस में विच और विच एवर का इस्तेमाल करते हो। विच और विच एवर, दैट और व्हाट में इतना ही डिफरेंस है। विच और विच एवर कब लगाओगे, जब इधर ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो, जहां पे व्हाट का रिप्लाई देने की जरूरत ना पड़े। और अगर कोई वर्ब ऐसा हो जहां पे आपको रिप्लाई देने की जरूरत पड़े, तो इसका यह मतलब है कि आप यहां पे दैट या फिर व्हाट लगाओगे। दैट और विच तब लगाते हो जब एंटीसीडेंट प्रेजेंट होता है और व्हाट तब लगाते हो जब एंटीसीडेंट अब्सेंट होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर निचले हिस्सों में अगर मैं आके बात करूं, यहां पे एंटीसीडेंट प्रेजेंट मतलब दैट का यूज केस गलत है। अगर यहां पे मैं बात करूं, यहां पे जो है दैट का यूज केस सही है, व्हाट का यूज केस यहां पे गलत है क्योंकि एंटीसीडेंट प्रेजेंट है। यहां पे दैट का यूज केस गलत है, व्हाट का यूज केस सही है। बाकी नीचे तीनों में एंटीसीडेंट प्रेजेंट है, मतलब हर जगह जो लगेगा वो दैट लगेगा, व्हाट नहीं लगेगा। दैट लगेगा, व्हाट नहीं लगेगा, दैट लगेगा, व्हाट नहीं लगेगा। अब एक चीज और समझना है, इन सारे केसेस में आपको यह देखना है कि ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको टेल का एग्जांपल ले लिया तो आपको पता चल गया कि टेल ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जहां जहां टेल दिखाई दे रहा है वहां पे तो आपको सीधे सीधे पता चल गया कि या तो दैट इस्तेमाल करोगे या व्हाट इस्तेमाल करोगे। तो नीचे जितने भी एग्जांपल लिए गए हैं वो जानबूझ के इस तरीके से लिए गए हैं कि वो ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब का रोल प्ले कर रहे हो। अब मैं शुरू से एक्सप्लेन करता हूं इस कंसेप्ट को एग्जांपल्स के माध्यम में, कैसे पहचानोगे, कैसे जवाब दोगे। जैसे यहां पे लिखा हुआ है वियर द शर्ट्स विच फिट्स यू। अब जैसे बात आती है, आपने दिया है ना वियर द शर्ट्स फिट्स यू, क्या फिट होता है, शर्ट फिट होता है। तो यहां पे आप विच का इस्तेमाल या दैट का इस्तेमाल दोनों कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज है कि दैट और विच का इस्तेमाल में आप विच और दैट दोनों यूज लेते हो। जैसे बात करते हैं ना कि वियर द शर्ट्स दैट फिट्स यू, ये भी सही है, वियर द शर्ट्स विच फिट्स यू। तो अगर आपको इसके क्या का जवाब देना हो और ये एंटीसीडेंट यहां पे दिया होता है, ऐसे केस में जो ज्यादा इस्तेमाल करते हो दैट का इस्तेमाल करते हो, मतलब सेंटेंस ऐसे बनाया जाता है। पर ग्रामेटिकली विच या दैट दोनों इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, वो इश्यूज नहीं होता है। लेकिन अगर आपका जो वर्ब है वो ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो ऐसे केस में आप दैट इस्तेमाल करते हो, ज्यादातर केसेस में विच का इस्तेमाल नहीं करते हो। वियर फिट्स यू ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऐसे केस में आप व्हाट का इस्तेमाल करोगे, दैट का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब अगला सेंटेंस जरा ध्यान से देखो, आई विल प्रोटेक्ट विच एवर वर्ड यू आर इन। अब यहां पे तुम जिस भी वर्ड में हो, यहां पे क्या का जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे क्या का जवाब देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वह भी ऐसा नहीं है। तो ऐसे केस में जो आप इस्तेमाल करते हो वो विच एवर इस्तेमाल करते हो। अब जैसे निचले वाले केसेस में देखिए, द बॉय वॉज केयरफुली लिसनिंग टू द स्टोरी दैट व्हाट हिज फादर वॉज टेलिंग हिम। जो लड़का था वो ध्यान से स्टोरी को सुन रहा था जो उसके फादर ने बताया था। आपको ये बताना, जो उसके फादर ने बताया था। तो आप सीधे सीधे क्या का जवाब पूछो इस वर्ब से, उसके पापा ने क्या बताया था। देखो जो हिम है वो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हुम का रिप्लाई है। व्हाट की रिप्लाई की बात करें कि उसके पापा ने क्या, तो उसके पापा ने उसको क्या बताया था, स्टोरी बताया था। तो बात हो रही है कि क्या का जवाब यहां पे एंटीसीडेंट में प्रेजेंट है, इसका मतलब है दैट इस्तेमाल होगा, व्हाट इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। द बॉय वॉज केयरफुली लिसनिंग, अब यहां पे एंटीसीडेंट अब्सेंट है, वो क्या सुन रहा था। हिज फादर वॉज टेलिंग हिम, उसके पापा ने क्या बताया था, क्या का जवाब देना, और एंटीसीडेंट मिसिंग है, तो ऐसे केस में आप व्हाट का इस्तेमाल करते हो। अच्छा, जैसे मैं ऊपर बात कर रहा था कि यहाँ पे विच और दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कुछ बच्चों को लगेगा कि सर यहाँ पे दैट की जगह हम विच इस्तेमाल कर सकते हैं अगर एंटीसीडेंट प्रेजेंट है, तो अगर इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। द बॉय वॉज केयरफुली लिसनिंग टू द स्टोरी विच हिज फादर वॉज टेलिंग हिम, विच हिज फादर वॉज टेलिंग हिम। तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो क्लियर कट मीनिंग देते हैं, ऐसे केस में विच का इस्तेमाल मतलब मीनिंग के हिसाब से उतना रेलिवेंट नहीं होता है।
यहाँ पे दैट का इस्तेमाल मीनिंग के हिसाब से ज्यादा रिलेवेंट होता है। लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि एग्जामिनेशन कभी भी दैट और विच के बीच में क्वेश्चन नहीं बनाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो जाते हैं। ऐसे केस में जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरीके का नहीं बनता है। लेकिन दैट का एक स्पेशल यूज केस आपको पढ़ाया जाता है कि नॉन लिविंग थिंग के केस में या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिस केस में आप विच का इस्तेमाल नहीं करते हो, वहां पे दैट का यूज केस ही सही माना जाता है। तो ऐसे केसेस को आपको ध्यान से रट के जाना होता है। तो यहां पे आप जो इस्तेमाल करोगे वो दैट का इस्तेमाल करोगे। इसमें विच और दैट दोनों का यूज केस सही है, लेकिन इस वाले केस में आप दैट का इस्तेमाल करोगे, विच का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि मीनिंग जस्टिफाई नहीं कर पाता है। द बॉय वॉज केयरफुली लिसनिंग, दैट हटाओगे क्योंकि एंटीसीडेंट एब्सेंट है। एवरी स्टूडेंट हैज रिवाइज द कंसेप्ट व्हाट/दैट द टीचर हैड टॉट। अब टीचर ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया? कंसेप्ट पढ़ाया। अब जैसे ही बात करते हो कंसेप्ट की तो एंटीसीडेंट प्रेजेंट है, इस वजह से यहां जो इस्तेमाल कर रहे हो वो दैट इस्तेमाल कर रहे हो। द मैन डोनेटेड ऑल दैट विच ही हैड टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट। द मैन डोनेटेड दैट व्हाट ही हैड टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट। अब ही हैड टू, उसको क्या करना पड़ा? उसको डोनेट करना पड़ा सब कुछ। ही हैड टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट, इस हैड टू का रिप्लाई आपको देना है। उसको क्या करना पड़ा, क्या कंपल्सन हुआ, उसको क्या कंपल्सन हुआ वो ये मिसिंग है। उसको डोनेट करना पड़ा, उसको अपना सब कुछ डोनेट करना पड़ा। तो इसके क्या का जवाब आपको देना जरूरत है, इसके क्या का जवाब देना जरूरत है, और वो कहां है? उसको सब कुछ डोनेट करना पड़ा। तो ऐसे केस में क्योंकि ऑल प्रेजेंट है तो आप दैट इस्तेमाल करोगे, ऑल हटा दोगे तो आप व्हाट का इस्तेमाल करोगे। अभी मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि द ओनली हो गया, ऑल हो गया, जो है सम हो गया, एनी हो गया। इन केसेस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करना होता है। इस केस में आप विच का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ही बिलीव्ड एवरीथिंग व्हाट दे सेड, उन्होंने क्या कहा? एवरीथिंग कहा, उन्होंने एवरीथिंग कहा। इसके क्या का जवाब एंटीसीडेंट में प्रेजेंट है। ऐसे केस में आप जो इस्तेमाल करोगे वो दैट का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि एंटीसीडेंट यही हटा दो। अगर एवरीथिंग यहां पे हटा दो तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ही बिलीव्ड व्हाट दे सेड, उन्होंने विश्वास किया जो भी उन्होंने कहा, उसने विश्वास किया जो भी उन्होंने कहा। तो जब भी व्हाट और विच एवर का यूज केस होता है, आपको हमेशा बाद वाले पार्ट में जाके ये देखना होता है कि वर्ब ऐसा तो नहीं है उसके क्या का जवाब मिसिंग है और क्या का जवाब एक्चुअली उसके एंटीसीडेंट में देना है, क्या का जवाब एंटीसीडेंट में देना, और फिर देखना है एंटीसीडेंट भी मिसिंग है। तो ऐसे केस में आप व्हाट वहां पे यूज करते हो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। ये वाला जो कंसेप्ट है ये थोड़ा ट्रिकी है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं। मतलब आई थिंक कि कभी भी शायद ही इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। कैट वैट के एग्जाम में इस तरीके के कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जो है डिफेंस में, एसएससी में, बैंक्स में, इस तरीके के कंसेप्ट पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन यहाँ से कुछ पूछा जाता है, ये तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो सीधे सीधे आपको रटना होता है। ये अगर मैं बात करूँ ये दैट के यूज केस को लेके है। देखो कई बार क्या होता है एंटीसीडेंट के साथ आपको कुछ वर्ड्स देखने को मिलेगा, जैसे सम, एनी, नो, एवरी, द ओनली, द सेम, द लिटिल, ऑल। ये जब भी आपको शब्द देखने को मिले एंटीसीडेंट के साथ में, आप हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करोगे। और इसके अलावा एक यूज केस और होता है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री एंटीसीडेंट में देखने को मिल गया, सुपरलेटिव डिग्री एग्जेक्टिव होता है, नाउन दिया हुआ है, नाउन के साथ सुपरलेटिव डिग्री का एग्जेक्टिव लगा हुआ है, तो ऐसे केस में आप हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, दिस इज द सेम बुक डैश आई वांटेड। अब बुक क्या है आपका? नॉन लिविंग है। बुक क्या है? नॉन लिविंग है। मैंने आपको बताया नॉन लिविंग केस में दैट भी आप इस्तेमाल करते हो और नॉन लिविंग के केस में आप विच भी इस्तेमाल करते हो। तो दैट कब इस्तेमाल करते हो? ये सारे कीवर्ड्स देखने होते हैं। द सेम का इस्तेमाल है ना, द सेम का इस्तेमाल है, इसका मतलब है कि जो आएगा वो आएगा दैट, यहाँ पे आप विच लगा ही नहीं सकते हो। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आपको ध्यान से देखना होता है कि ये वर्ड्स कहीं भी एंटीसीडेंट के साथ अगर मिले, कहीं पे भी मिले, जैसे ऑल वाला यूज केस इसके पहले वाले एग्जांपल में था, सम, एनी, नो, एवरी, द ओनली, द सेम, द लिटिल, ऑल। ये सारे के सारे वर्ड्स अगर एंटीसीडेंट के साथ में मिले तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हो। या फिर सुपरलेटिव डिग्री, जैसे दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। अब बुक्स तो है लेकिन सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल है, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल है, तो साथ में जो आप लगाते हो एंटीसीडेंट वो लगाते हो दैट सी आस्क्ड फॉर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट सी आस्क्ड फॉर। जब भी आप ये सारे के सारे वर्ड्स देखो आप एंटीसीडेंट के साथ और साथ में सुपरलेटिव डिग्री देखो तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हो। देखो ये तो रटना पड़ेगा, मतलब इसमें समझाने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये कीवर्ड्स आपको पहचानना है। जब भी आपको एंटीसीडेंट के साथ ये कीवर्ड्स लगा हुआ आ जाए और कीवर्ड्स के बाद तुरंत ही जो है आपको एंटीसीडेंट जो इस्तेमाल करना है वो दैट का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल, दिस इज द ओनली पेन। अब द ओनली का इस्तेमाल है
तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाओगे, जैसे ये कीवर्ड देखोगे वैसे ही दैट लगा के निकल जाओगे। माई वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल मनी, द लिटिल दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन आप दैट लगाओगे, कुछ आगे पढ़ोगे भी नहीं, चले जाओगे। दिस इज द सेम मैन, द सेम दिया हुआ है, इसका मतलब है कि भले मैन के लिए आप हु और होम का इस्तेमाल करते हो, हु और होम का इस्तेमाल करते हो, लेकिन ऐसे केस में जैसे ही द सेम आपको देखने को मिल गया एंटीसीडेंट के साथ, आप हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हो। रेखा इज द टालेस्ट, यहां सुपरलेटिव डिग्री मिल गई तो फिर आप यहां पे क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। आई हैड सीन द गर्ल एंड हर कैट डैश 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 ड्रोंट स्टडी। एक और कंसेप्ट यहां पे याद रख लो कि अगर आपका पर्सन और एनिमल, अगर आपका पर्सन और एनिमल जोड़ के अगर आपका एंटीसीडेंट बना हो, ऐसे केस में आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हो। जैसे आई हैड सीन द गर्ल एंड हर कैट, तो यहां पे देखो द गर्ल आपका पर्सन हो गया और हर कैट जो है आपका क्या हो गया, एनिमल हो गया। ऐसे केस में रिलेटिव प्रोनाउन आप जो इस्तेमाल करते हो वो दैट इस्तेमाल करते हो, क्योंकि दैट नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, दैट एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ओवरऑल जब आप पर्सन और एनिमल को कंबाइन करते हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही इस्तेमाल करते हो। आई हैड सीन द गर्ल एंड हर कैट दैट डोंट स्टडी। तो आपको ना ये सारे के सारी जो चीजें हैं ना, ये मेमोराइज करनी पड़ेगी, इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये मेमोराइज भी करनी पड़ेगी और जैसे ही सेंटेंस सामने आए तो पहचानना भी पड़ेगा कि ये सारे फ्रेजेज, ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल है कि नहीं इस्तेमाल है। इसके बाद जब हम बात करते हैं ऑल को लेके, तो यहां पे आपको देखो ध्यान से देखना होता है कि ऑल के केस में आपको समझना होता है कि ऑल जो इस्तेमाल होता है ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कई बार आप देखोगे तो ये लिविंग के लिए भी इस्तेमाल होता है और कई बार आप देखोगे तो ये नॉन लिविंग के लिए भी होता है, नॉन लिविंग के लिए भी होता है। तो जब ये लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है ऑल, तो इस केस में पर्सन को जब रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो इस केस में आप हु का इस्तेमाल करो या फिर दैट का इस्तेमाल करो, दोनों यूज के सही माना जाता है। जैसे मैं बोलूं ऑल दैट हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, वो सभी लोग जो इस काम में इंटरेस्टेड हैं वो इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब मैं यहां पे पर्सन की बात कर रहा हूं, लड़का हो लड़की हो, लेकिन मैं पर्सन की बात कर रहा हूं, तो पर्सन के केस में आप दैट का इस्तेमाल करो या हु का इस्तेमाल करो, दोनों यूज केस ये सही माना जाता है। तो अब जब दोनों सही है तो एग्जामिनेशन पे इस पे क्वेश्चन बनेगा नहीं ना, क्वेश्चन तो वहां से बनेगा जहां पे डाइसी स्थिति बना सके। जैसे मैं बात करूं, अगर ये नॉन लिविंग थिंग है तो ऐसे केस में आप हमेशा दैट का इस्तेमाल करते हो। नॉन लिविंग के केस में हमेशा ऑल के साथ आप दैट का इस्तेमाल करते हो। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वो हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। तो यहां पे मटेरियल की बात कर रहे हैं, जो हर चीज चमकती है वो सोना नहीं होती। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इस केस में ये नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल किया गया है। और एक और चीज होती है कि अगर ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो दैट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑल द इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन है। दैट यू हैव गिवन मी विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। तो इस केस में ध्यान से देखना कि हमने दैट लगाया, ये दैट का एंटीसीडेंट क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है तो आपको जो लगाना होता है वो लगाना होता है आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट। तो मैं दैट का यूज केस थोड़ा समरी देता हूं। दैट का जो यूज केस है, पहले तो हमने कुछ आपको फ्रेजेस बताए, ये फ्रेजेस आपको याद रखनी है। फ्रेजेस अगर आप याद नहीं रखोगे ना तो बात बनेगी नहीं। ये फ्रेजेस आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा जुबान पे। एग्जाम में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जो आप तक एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एक तो जो सुपरलेटिव वाली डिग्री है, ये वाला केस सबसे ज्यादा आता है, बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो और बहुत ज्यादा आता है। और द ओनली, द सेम, द लिटिल जैसा फ्रेज जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इन फ्रेजेस के साथ एंटीसीडेंट में अगर जैसे ही आप इसको देखो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इमीडिएटली आप इस्तेमाल कर देना। तो ये जो चीज है वो रिलेटिव प्रोनाउन के यूज केस को लेके है। आई होप कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन जो है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ रिलेटिव प्रोनाउन में कुछ चीजें और है जो आप जानने के लिए जान सकते हो। एग्जामिनेशन पे इनसे क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन हाँ अब हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं तो पूरा डेप्थ तक पढ़ा देते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना कि कुछ सेंटेंसेस आपको ऐसे लिख के आते हैं, तो कुछ जगह वो स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होता है, कुछ जगह जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत होता है। जैसे मैं ये 4 एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूँ। माई फ्रेंड हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज माई फ्रेंड हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। माई फ्रेंड हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। माई फादर हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। माई फादर हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। ये यार ना एक क्लॉज से रिलेटेड बात आती है जिसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। तो मैं डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के बीच में आपको लेके नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि अपेंडिक्स जब आप पढ़ने जाओगे स्मार्ट बुक की
तो उसके लास्ट में जो है हमने क्लॉज पूरा डिफाइन कर रखा है। लेकिन ये सेंटेंसेस कब इस्तेमाल होते हैं कब नहीं, मैं मीनिंग वाइज आपको बता देता हूं ताकि चीजें आपको याद रहे। क्योंकि अगर मैं डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में आपको लेके जाऊंगा ना तो वो बहुत मतलब ऐसा हो जाएगा कि जो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। देयर इज नो नीड कि आप राइट नाउ इतना डेप्थ में घुस के इन सब चीज़ों पे फोकस करो जिसका कोई एग्जामिनेशन से रोल नहीं है। तो जैसे मैं बोलूं कि माई फ्रेंड हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, माई फ्रेंड हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ध्यान से देखोगे कि माई फ्रेंड के बाद यहाँ पे कॉमा लगाया है, यहाँ पे गिफ्ट के बाद कॉमा लगाया है, और ऊपर वाले सेंटेंस में कोई कॉमा वॉमा नहीं है। तो जब किसी सेंटेंस में कॉमा नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि ये जो हम चर्चा करते हैं माई फ्रेंड हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, माई फ्रेंड हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, इसका मतलब होता है कि ये जो चर्चा होती है मतलब इस रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है, ये एंटीसीडेंट आपके पास n नंबर हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? n नंबर हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये प्लूरल फॉर्म में आपके पास हो सकते हैं। मीनिंग में समझाता हूं, माई फ्रेंड हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं और उनमें से एक किसी दोस्त ने जिसने मुझे गिफ्ट भेजा है उसको मिठाइयां पसंद है। मैं बात फिर से रिपीट करता हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिसमें से एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट भेजा है और उसी दोस्त को स्वीट्स पसंद है। यहां हम सिर्फ एक ही दोस्त की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम विदाउट पंक्चुएशन इस तरीके से लिखते हैं, विदाउट ये दोनों कॉमा, अगर हम इस तरीके से सेंटेंस लिखते हैं, इसका ये मतलब है कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि माई फ्रेंड हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, इसका मतलब है मेरे पास सिर्फ एक दोस्त है, उसी दोस्त ने गिफ्ट भेजा है और वही मेरा अकेला जो दोस्त है वो दोस्त मिठाइयों का बहुत शौकीन है। तो दोनों बात में इतना फर्क है, यहां पे ये जो नंबर है ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये नंबर है 1 के बराबर और ये नंबर है ग्रेटर देन 1 के बराबर। मेरे पास एक से ज्यादा दोस्त है यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक दोस्त है। तो जब आपको रिस्ट्रिक्ट करना हो कि ये नंबर एक ही है तो ऐसे केस में आप यहां पे भी कॉमा लगाते हो, यहां पे भी कॉमा लगाते हो। अब इस वाले यूज केस को जरा ध्यान से देखिएगा, बात ये भी सही हो सकती है, बात ये भी सही हो सकती है। जरा नीचे वाला सेंटेंस 2 दिया हुआ है, इसको पढ़ना। मैंने बोला माई फादर हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मेरे पिताजी जिन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा है उनको मिठाइयां पसंद है। माई फादर हु सेंट मी दिस गिफ्ट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, तो इस मीनिंग के हिसाब से इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? इसकी जो मीनिंग होगी वो मीनिंग होगी इसकी कि मेरे पास एक से ज्यादा बाबूजी हैं, और यहां पे बात होगी कि मेरे पास एक ही बाबूजी हैं। तो ऐसे केस में आपको पहचानना होता है कि क्या यहां पे ग्रेटर देन 1 नंबर हम ले सकते हैं कि नहीं। मेरे पापा तो यार एक ही पापा होंगे ना, मेरे 10, 15, 20, 25, 50, 40 पापा तो होंगे नहीं। अगर 40 पापा नहीं है तो ये वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। बात समझ में आई? बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको बताया है कि ऊपर वाले और नीचे वाले सेंटेंस में क्या फर्क है। ऊपर वाले सेंटेंस में दोनों सेंटेंस करेक्ट है, नीचे वाले में क्या है, ऊपर वाली बात गलत है और नीचे वाली सही है। तो इस तरीके के सेंटेंस में हमेशा आपको पहचानना होगा कि नंबर यहाँ पे एक ही है या एक से ज्यादा की चर्चा कर सकते हो। एक से ज्यादा की चर्चा कर सकते हो तो सेंटेंस दोनों तरीके से फ्रेम कर सकते हो, और अगर एक से ज्यादा नहीं हो सकते तो सेंटेंस दोनों तरीके से फ्रेम नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप इसको डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हो। अब आप ना इसमें डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के डेप्थ में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये बात आप आसानी से समझ सकते हो। इसके बाद अगर मैं चर्चा, अब थोड़ा सा यूज केस ना बट का एज ए रिलेटिव प्रोनाउन समझना है। बट का यूज केस जो हमने अभी तक अंडरस्टैंड किया है वो इस तरीके से अंडरस्टैंड किया है कि बट एज ए प्रीपोजिशन हमने देखा है इसी में, जब हमको एक्सक्लूड का सेंस देना हो, एक्सक्लूड का सेंस देना हो तो हमने प्रीपोजिशन की तरह इसका इस्तेमाल किया। अगर हमको कंजंक्शन की तरह इसका इस्तेमाल करना है तो हमको पता है कि हमारी जो मीनिंग आती है वो कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए आती है। लेकिन हम इसका इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी कर लेते हैं जब हमें निगेटिव वर्ड्स को न्यूट्रलाइज करना हो। मतलब एक निगेटिव है उसके पावर को कम करना होता है, इसको न्यूट्रलाइज करना होता है निगेटिव वर्ड्स को, तो हम बट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बात समझ में आएगी सेंटेंसेस के माध्यम से। जैसे आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इट वॉज सो इमोशनल ए मूवी दैट देयर वॉज नो बडी हु वेप्ट। इट वॉज सो इमोशनल ए मूवी, ये बहुत इमोशनल मूवी था। दैट देयर वॉज नो बडी हु वेप्ट, वहां पे कोई ऐसा आदमी नहीं था जो रोया नहीं। ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखा है। सेंटेंस ऐसे लिखना था कि ये मूवी इतना इमोशनल था कि वहां पे प्रेजेंट कोई ऐसा आदमी बचा ही नहीं था जो रोया नहीं।
मतलब सब के सब लोग रोए थे, लेकिन मीनिंग जो निकल रही है वो ये निकल रही है कि कोई नहीं रोया। तो आपको जो यहाँ पे बताना है वो ये बताना है हु की जगह जैसे ही आप बट लगाओगे तो ये नोबडी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो इसकी मीनिंग निकलेगी वो मीनिंग कुछ इस तरीके से निकलेगी कि इट वॉज सो इमोशनल ए मूवी, ये इतनी इमोशनल मूवी थी कि वहां पे प्रेजेंट सभी लोग जो थे उनमें से कोई रोने से बचा ही नहीं था। तो निगेटिव वर्ड यहाँ पे नोबडी दिया हुआ है। जब भी निगेटिव वर्ड हो और इसको न्यूट्रलाइज करना हो तो रिलेटिव प्रोनाउन आप हु का इस्तेमाल नहीं करते हो, आप बट का इस्तेमाल करते हो। जैसे देयर इज नो मैन, देयर इज नो मैन, निगेटिव वर्ड यहाँ पे आ गया ना, नो मैन, देयर इज नो मैन हु विशेस टू लिव। यहां पे कोई ऐसा आदमी नहीं है जो जीना चाहता हो, बात ऐसा नहीं कहना है, बात ऐसा कहना है देयर इज नो मैन बट विशेस टू लिव। मतलब यहां पे कोई भी ऐसा आदमी बचा नहीं है जो जीना नहीं चाहता है, मतलब हर आदमी यहां पे जीना चाहता है। इन बॉलीवुड देयर इज ऑलमोस्ट नो मूवी विच हैज सॉन्ग। अब यहां पे इसको ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंटेंस ऐसे बोलना है कि बॉलीवुड में कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसके अंदर सॉन्ग ना हो, लेकिन इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि बॉलीवुड में कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसके अंदर सॉन्ग है। तो यहां पे आपको विच को हटा के बट लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस की जो मीनिंग होगी वो मीनिंग कुछ इस तरीके से निकलेगी कि बॉलीवुड में ऐसी कोई मूवी ही नहीं है जिसके अंदर सॉन्ग ना हो। तो इसको लगाते कैसे हैं? इसको लगाते ऐसे हैं कि जब भी आपको निगेटिव वर्ड्स मिल जाए, जब भी आपको निगेटिव वर्ड्स मिल जाए, उन निगेटिव वर्ड्स के मीनिंग को न्यूट्रलाइज करना हो तो रिलेटिव प्रोनाउन बट का आप इस्तेमाल करते हो। ये बहुत मतलब ऐसा है कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता, लेकिन हाँ मतलब अगर कभी एसएससी का पेपर डिफिकल्ट बनाने का मूड हुआ तो पूछ सकता है। ये वाला कंसेप्ट, इसके पहले वाला कंसेप्ट हो सकता है एसएससी पेपर डिफिकल्ट बनाने के लिए रख दे। लेकिन हाँ अगर आप जैसे कैट के पेपर्स दे रहे हो और अच्छे एग्जाम्स दे रहे हो, आईलेट वगैरह के एग्जाम दे रहे हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो है रिलेटिव प्रोनाउन के जो कंसेप्ट है वो डेप्थ तक कंसेप्ट है। इसको एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो आपका एग्जाम आता है, एग्जाम में जो आपका आता है हु आता है और हुम आता है। जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हु लगाना है, कब हुम लगाना है। हु एवर और हुम एवर से रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं आता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि आप इनके वर्सेज विच लगाओगे या नहीं। फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो विच वर्सेज हुज आता है जब पॉजेसिव केस की बात होती है, जहां पे आपको ध्यान देना होता है। तीसरा जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है वो बनता है दैट को लेके बनता है। दैट वाला जो केस है वो केस आपको सारे के सारे जो फ्रेजेस मैंने आपको बताए वो फ्रेजेस आपको याद रखना होता है, द लिटिल, द सेम, द ओनली। और इसमें सुपरलेटिव डिग्री वाला जो केस है ना वो सबसे ज्यादा आता है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हो। तो सबसे ज्यादा जो एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन बनते हैं कंसेप्ट नंबर 1 पे बनते हैं, फिर 2 पे बनते हैं, फिर 3 पे बनते हैं, फिर 4 पे बनते हैं। देखो क्वेश्चन बनाने के लिए यार पूरा का पूरा ग्रामर से उनको क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन बनाना ही कितना होता है, क्वेश्चन बहुत कम बनाना होता है यार, इतना सारा क्वेश्चन नहीं बनाना होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन यहीं तक आके सीमित रह जाता है, इसके बाद सीमित नहीं होता है। लेकिन इसकी पूरी गहराई रिलेटिव प्रोनाउन की हमने आपके सामने रखी है। तो ये पूरी की पूरी गहराई आप एक बार गो थ्रू होगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो हम कंटिन्यू करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और उसके यूज केसेस को समझेंगे।